हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो हम लोग आने वाले सुपर टेट एग्जाम के लिए विज्ञान सब्जेक्ट से एक टॉपिक कवर करेंगे, ध्वनि यानी कि साउंड। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं इस वीडियो में, बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन पूरे कवर किए हुए हैं। इस वीडियो के बाद आपके 90 to 95% ये टॉपिक कवर हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो मेनली तरंगों को बांटा गया है 2 भाग में। कौन कौन सी हैं? एक है यांत्रिक और एक होती हैं अयांत्रिक तरंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इनमें अंतर ये होता है कि यांत्रिक तरंगे जो होती हैं उनके लिए चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये वैक्यूम में यानी निर्वात में नहीं चल सकती। और जो अयांत्रिक कहते हैं तरंगे होती हैं उनके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। तो मेनली 2 तरीके की होती हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि मैकेनिकल वेव्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से? एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे और ट्रांसवर्स वेव्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो इन्हें मेनली 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो वे तरंग कहलाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एक्स तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। तो इसमें क्वेश्चन में हुआ है कि जो तरंग गति की दिशा है और जो माध्यम के कण हैं उनके कंपन की दिशा में लंबवत यानी कि एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं, ऐसी तरंगे होती हैं, वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन्हीं को ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर हो यानी कि अलोंग हो तो वे तरंगे कहलाती हैं। आपके ऑप्शन हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एक्स तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। तो इसमें जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था? दोनों की दिशा क्या थी? लंबवत थी। तो वो थी अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव। अभी यहाँ पर है समांतर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन है। तो ये जो वेव्स होती हैं वो कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और इन्हीं को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम में और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुप्रस्थ तरंगे। ये तरंगे द्रव के अंदर नहीं उत्पन्न की जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें संपीड़न और विलयन के रूप में संचारित होती हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, परावैग्निक किरणें या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे। तो संपीड़न यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इसके रूप में कौन सी तरंगें संचारित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब आता है क्वेश्चन कि ये तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कौन सी तरंग क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में यानी कि शीर्ष और गर्त के रूप में संचारित होती है? तो वो होती है अनुप्रस्थ यानी कि गर्त और शीर्ष के रूप में जो ट्रेवल करती है वो करती है अनुप्रस्थ तरंगें। और संपीड़न और विलयन के रूप में जो संचारित की होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वे तरंगे कहलाती हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था
पहले ऑप्शन देखते हैं, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। तो अभी हमने तरंगों को डिवाइड किया था दो पार्ट में, यानी कि यांत्रिक और अयांत्रिक। तो यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जो जिन्हें माध्यम की जरूरत होती है, और अयांत्रिक तरंगे यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती हैं जिन्हें माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरंग के वेग v, आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं v इक्वल टू n अपॉन लैम्डा, n इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, या v इक्वल टू n लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू v इंटू n। अब पहले इससे पहले देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है, उससे पहले देखते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या हैं। v है वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। आवृत्ति होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर 1 अपॉन सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन सेकेंड। और तरंग दैर्ध्य ये वेवलेंथ होती है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर में, यानी डिस्टेंस है, चाहे मीटर में हो या एंगस्ट्रॉम में हो, मीटर मान लेते हैं। अब एक तो तरीका है कि आप यूनिट के तरीके से देख लीजिए कि यूनिट्स में कहते हैं जो रिलेशन निकल के आ रहा है हाँ वो है क्या। तो आप जब करेंगे तो v इक्वल टू एन लैम्डा इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, v इक्वल टू एन लैम्डा इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और n क्या है 1 अपॉन सेकेंड और लैम्डा क्या है मीटर में, तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। तो एक तरीका ये है यूनिट्स के तरीके से याद रखने का, इसलिए मैंने ये बताया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं, यानी साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगे हैं। आपके ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, परावैद्युत तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो साउंड वेव्स होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपने कानों से कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। आपके ऑप्शन हैं 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि मनुष्य जो सुन सकता है, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड वेव्स को सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये रेंज इंसान सुन सकता है, इसी रेंज की सिर्फ आवाज़ सुन सकता है। अब आती है बात कि 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं, यानी 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे हैं उनको बोलते क्या हैं, उनको बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स। और जो तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हैं उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हम लोग नहीं सुन सकते, इंसान नहीं सुन सकता। इससे ऊपर या इससे नीचे की 20 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज तक की इसी रेंज को सुन सकता है, इससे ऊपर या नीचे नहीं सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पराश्रव्य तरंगे। इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, जिससे बहुत दूर तक जा सकती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शंस हैं घनत्व पर, प्रत्यास्थता पर, घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों पर, या फिर आयतन पर। तो इसका जो पहले क्वेश्चन पूछा क्या है कि ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो मेनली डिपेंड करती है किसी माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं 260 मीटर पर सेकेंड, 405 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1493 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है कि एयर में साउंड की क्या स्पीड होती है। तो जैसे कि पता है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही पूछा गया साउंड की क्या स्पीड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 332 मीटर पर सेकेंड।
ये ध्वनि की स्पीड होती है वायु में यानी कि एयर में। अब पहली बात एक क्वेश्चन ये बनता है इसी टॉपिक से कि ये जो स्पीड कैलकुलेट की गई हैं वो किस टेम्परेचर पे की गई हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है स्पीड बदलती है, साउंड की स्पीड बदलती है। तो ये किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो जितनी भी स्पीड कैलकुलेट की गई हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पर की गई हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है कि जल में कितनी स्पीड होती है, तो जल में होती है 1493 मीटर पर सेकंड साउंड की जो स्पीड होती है। बट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है। आपके ऑप्शंस हैं चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब एक माध्यम से यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। अभी हमने देखा कि हर मीडियम में अलग अलग है। 332 मीटर पर सेकंड वायु में है और जल में है 1493 मीटर पर सेकंड। तो चाल बदल जाती है और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है जब ध्वनि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। आपके ऑप्शंस हैं ताप का, दाब का, आर्द्रता का या माध्यम के वेग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दाब का। प्रेशर का दाब, प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर। बाकी टेम्परेचर के साथ भी स्पीड चेंज होती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी के साथ भी चेंज होती है और माध्यम के वेग के साथ भी स्पीड जो है साउंड की वो चेंज होती है। बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब यानी कि प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, माध्यम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या बदलाव होता है। तो अगर किसी माध्यम का यानी किसी मीडियम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो उसमें उसकी ध्वनि की स्पीड में क्या बदलाव आएगा। आपके ऑप्शंस हैं कि 61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, 61 मीटर पर सेकंड घट जाती है या फिर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है या 0.61 मीटर पर सेकंड घट जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी मीडियम का, तो उसमें जो साउंड की स्पीड होगी वो 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं डेसिमल में, डेसिबल में, हर्ट्ज में या मीटर पर सेकंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। आपके ऑप्शंस हैं 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल या फिर 90 से 100 डेसिबल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये पूछा गया साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तारत्व यानी कि पिच सबसे अधिक होगी। आपके ऑप्शंस हैं पुरुष की आवाज़ की, शेर की दहाड़ की, मच्छर की बिरबिनाहट की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मच्छर की बिरबिनाहट की। आवाज़ जितनी पतली होगी उतनी ही पिच ज़्यादा होगी, यानी उतना ही तारत्व ज़्यादा होगा, और जितनी आवाज़ भारी होगी या बड़ी होगी उतनी ही उसकी पिच क्या होगी, कम होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मच्छर की बिनबिनाहट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो जो इको प्रोड्यूस होता है वो किस कारण से होता है, वो होता है परावर्तन के कारण यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
तो जब भी कोई आवाज़ किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद दोबारा सुनाई देती है उसे ही बोलते हैं प्रतिध्वनि या फिर इको। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नौ संचालकों द्वारा। इसका प्रयोग समुद्र में ज़्यादा किया जाता है सोनार का। सोनार एक डिवाइस है जो कि जनरली शिप्स में यूज़ किया जाता है और ये बताता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है जो कि आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो उससे टकरा के वापस आ जाती है, तो बता देती है कि कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको शिप्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि साउंड के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है जो कि कहते हैं यूज़ किया जाता है बॉडी की साउंड सुनने के लिए, हार्ट बीट सुनने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये काम करता है परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं 10 मीटर, 12 मीटर, 17 मीटर या 25 मीटर। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि साउंड का जो स्रोत है और जो वॉल या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे टकराने के बाद वे वापस आती है उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17 मीटर। मिनिमम इतनी दूरी होनी चाहिए तभी इको सही से सुनाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षित गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। यह घटना है। आपके ऑप्शन हैं प्रकीर्णन, परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो कहा क्या गया है कि तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच में जब गति होती है तो आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। ये होता है कि जब साउंड के स्रोत में और श्रोता के बीच में अगर मोशन है, मतलब कि कोई गति है, तो उसमें क्या होता है कि उसको अलग फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है, आपके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव या प्रतिध्वनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3rd ऑप्शन, डॉपलर प्रभाव। क्योंकि जब रेलगाड़ी स्टेशन पर आ रही होती है तो वो मोशन में होती है, तो जो श्रोता और जो स्रोत है उसके बीच में गति होती है जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी अलग सुनाई देती है। तो ये क्यों सुनाई देती है, ये डॉपलर प्रभाव के कारण सुनाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल होगी। पहले देखते हैं कि मैक संख्या होती क्या है, यानी मैक नंबर क्या होता है। तो मैक नंबर होता है किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, इनका रेशियो होता है। यानी पिंड की चाल और मान लीजिए एस है और वी क्या है, उस ध्वनि की चाल है उसी मीडियम में, तो इसका रेशियो होता है। तो अगर ये रेशियो मैक नंबर यानी कि उससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पराध्वनिक। तो जब मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं पराध्वनिक, और अगर मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में स्पीड को बोलते हैं हाइपरसोनिक यानी कि अति पराध्वनिक उस केस में। बट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पराध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध्य प्रतिशत कितना होता है। यानी कि पूछा गया है कि विजुअल रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं 3900 से
7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। सेकंड ऑप्शन है 3900 एंगस्ट्रॉम से कम, 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये दृश्य विकिरण यानी कि विजुअल रेडिएशन की वेवलेंथ रेंज है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया था जनरली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में डाला हुआ है इस वीडियो में। अब एक इसके अलावा हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो है कि जैसे कि ये जो विजिबल रेडिएशन थी उसकी रेंज थी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय वेव्स हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ जिसकी होती है वो होती है गामा वेव्स की, सबसे कम। और उसके बाद होती है एक्स रेज की, उसके बाद होती है अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज की, फिर आता है विजिबल रेडिएशन जो मैंने रेंज बताई थी अभी 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आती है इंफ्रारेड की, और इंफ्रारेड के बाद आती है रेडियो वेव्स की। ये हमें एक आइडिया होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक्चुअल वेवलेंथ याद करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि वेवलेंथ किसकी कम होती है किसकी ज़्यादा होती है। एक ऑर्डर याद कर लो, तो सबसे कम होती है, यहाँ सबसे कम है और ये प्लस में, तो सबसे कम होती है गामा रेज की, उसके बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल रेडिएशन आता है, और ये इसके बाद होती है इंफ्रारेड, और फिर आती हैं रेडियो वेव्स। मोस्टली पूछा जाता है कि विजिबल से इधर पूछ लिया जाएगा या विजिबल से इधर पूछ लिया जाता है, इंफ्रारेड या अल्ट्रा वायलेट की, इससे पहले क्या होता है इससे बाद में क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साउंड के टॉपिक से थे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लगातार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।